क्योंकि वी नेवर नो कि कब पूछ ले कब नहीं पूछे। ओके, इसमें हिंदी कंटेंट नहीं होगा मेरी समझ से, ठीक है। तो सिर्फ चीजों को समझिए, जो थोड़ा सा ज्यादा है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ना है, बायोस्फीयर के बारे में जानना है, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, ये प्लांट है, सॉरी, प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी और बायोम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सब पे जानना है, ठीक है। स्लाइड बहुत ज्यादा लेंदी है, 72 पेजेस की है, पर इसमें कुछ भी खास है नहीं, ठीक। तो आप देखेंगे खुद भी पेपर तो आपको बहुत ही मिनिमम एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो क्वेश्चन जल्दी मिलेगी भी नहीं। वो एक पेपर है शायद 15-16 का कोई, जिसमें कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बस, ठीक। तो सबसे पहले द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर है क्या, जैसे मैंने बात की आपके यहाँ पे देखेंगे आपका, हम लोग ने सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी जहाँ देखा, फिर हमने, हाँ वो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हेलो, नो वन, ठीक है। सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो हम लोग ने पहले लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर हमने ओशनोग्राफी, हाइड्रोस्फीयर का कुछ पार्ट पढ़ा, फिर हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, ठीक। अब ये तीनों जहाँ पे जो एक पॉइंट है, जैसे आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं तो उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। वही एक जगह होती है जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक, बायोस्फीयर के पास, ठीक। बायोस्फीयर में जहाँ आपको वाटर अवेलेबिलिटी भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, और आपका कल्टीवेशन के लिए लैंड भी हो, रहने के लिए जमीन भी हो, तो ये सब चीजें हैं, वही आपका बायोस्फीयर है। ओके, तो द बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ, मतलब जिस लाइफ को सपोर्ट करता है ऑफ द अर्थ। क्या क्या इसमें सम्मिलित है? लिथोस्फीयर है आपका, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर। जो टर्म बायोस्फीयर है, इसमें टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जो आपका शब्द बायोस्फीयर है, ठीक है, इसको सबसे पहली बार या जो इसको दिया है वो एडवर्ड स्विज ने 1875 1875 में एडवर्ड स्विज के द्वारा बायोस्फीयर शब्द दिया गया है। इसमें क्या है, आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अर्थ सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर भी आता है, जो डेड डिकेड पार्ट है वो सब इंक्लूडेड है। जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल पे आपका बायोस्फीयर है वो एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वहां वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां सनलाइट नहीं है, वहां पे वेजिटेशन नहीं है, तो वहां पे क्या है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन है। लिथोस्फीयर तो है, एटमॉस्फेयर है, पर वहां पे क्या है, इट इज एब्सेंट बिकॉज वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे वेजिटेशन नहीं है। तो ये है आपका क्या कहते हैं, इट इज एब्सेंट इन नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाईएस्ट माउंटेन पे देखने को नहीं मिलेगा, डीपेस्ट ओशियन पे देखने को नहीं मिलेगा। जो भी एक्सट्रीम आपके क्या कहते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस है, वहां पे आपको बायोस्फीयर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे लाइफ संभव, जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बायोस्फीयर को दो मेन पार्ट पे कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। एक आपका टेरेस्ट्रियल, मतलब जो स्थलीय हैं, जो स्थल पे जमीन पे रहते हैं, और दूसरे जो एक्वेटिक बायोम है, या तो पानी में, तो या तो टेरेस्ट्रियल पे होंगे या एक्वेटिक पे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपके वही तीन है, प्लांट सिस्टम है, एनिमल सिस्टम है और सॉइल सिस्टम है। वहीं पे इसमें भी आपके प्लांट मिलेंगे, ठीक है, एनिमल्स मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये है आपके क्या कहते हैं, प्लांट, एनिमल, और जो कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पे देखने को मिलता है। देन व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, ये आपको बेसिक है कि बायोस्फीयर में क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो आपके एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक, बायो मतलब कि लाइफ, तो जो जिनमें जीवन जो है, लाइफ है जिनमें, वो है बायोटिक कंपोनेंट, लाइक प्लांट सिस्टम है, एनिमल सिस्टम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपके सारे बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट है जिसपे बायोटिक रहते हैं, मतलब जिनमें जो इनऑर्गेनिक है, अजैविक है, जो फिजिकल है, ठीक है, जो आपके यांत्रिक हैं, उनमें वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट है। आपका लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल भी है, जो हेलो सॉइल को, ओके, सॉइल को आपका बायोलॉजिकल फैक्ट्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ही सारा प्रोडक्शन होता है सॉइल से। तो सॉइल का क्या है, बायोलॉजिकल फैक्ट्री या फिर लेबोरेटरी कंसीडर किया जाता है। अब प्लांट सिस्टम में हम लोग जब पढ़ते हैं प्लांट एनिमल को, ठीक है, आपका क्या है, आपके जो
प्लांट्स हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब जो आपका ट्रॉफिक एक लेवल है, ठीक, जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफिक हैं, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जैसे कि आपके प्लांट, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो आपके ऑटोट्रॉफिक हैं, जो स्वयं जो अपना खाना स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक। फिर आपके आते हैं एनिमल एनिमल है हेट्रोट्रॉफिक, आपके सेप्रोफाइट्स आते हैं जो क्या कहते हैं आप, ठीक है, मृतोपजीवी जो है आपके सेप्रोफाइट है। फिर आपके पैरासाइट्स हैं, आपके होलोजोइक हैं, जैसे जानवर हैं, गाय भैंस इकट्ठा निकल लेते हैं फिर वो च्विंग करती रहती हैं, होलोजोइक है, डीकंपोज है। तो ये सब बहुत ही जनरल चीजें, इससे कुछ नहीं पूछने वाला है खास। ओके, ये आपका एक बायोलॉजी में आप लोग ने, जो लोग भी पढ़े होंगे 10th में, तो एक देखा होगा ये क्लासिफिकेशन, लियोनेस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये सबसे पहले आपका क्या होता है, डोमेन होता है, किंगडम होता है, फाइलम है, ठीक है। ये किस तरीके से आपका देख सकते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, और फिर स्पीशीज है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे कैट है, लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सब एक आपके सारी एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। फिर उनमें क्या है, अलग अलग जीनस है, अलग अलग स्पीशीज है। तो इस तरीके से ये एक और क्लासिफिकेशन है। ओके, देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन आपका बायोस्फीयर एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, तो आपके एबायोटिक एलिमेंट है, जैसे मैंने अभी कहा। फिर आपके प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्लांट हैं, आपके कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर भी प्राइमरी कंज्यूमर है, जो आपके कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करे, उपभोक्ता जिसको शायद कहते हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस लाइन पे, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर है जिसमें हार्बीवोर्स आते हैं जो घास पत्ती पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर है जिसमें कार्निवोर्स आते हैं, आपके जो मांस मछली मीट फ्लैश ये सब खाते हैं। फिर आपके इसमें ओमनीवोरस भी आते हैं बाद में, ये टर्जरी कंज्यूमर होते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। ओमनी मतलब ऑल, सभी, जो सब कुछ खा लेते हैं जैसे हम लोग। ओके, फिर आपके डीकंपोजर हैं, अब ये इनमें से कोई मरा, इनमें से कोई जानवर मर गया तो जानवर की जो मृत्यु हुई है वो भी तो सड़ेगी गलेगी, डिकम्पोज होगी, तो वो डिकम्पोजर करते हैं, ठीक। तो ये है आपका बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ओके, देन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में सिस्टम पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। लोग कहते हैं ना इस सिस्टम में बहुत धांधली है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा करप्शन है, ऐसा बोलते हैं। जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है बहुत स्लो वर्क करता है, तो वो सिस्टम क्या है? It may be defined as a set of objects that are considered together by studying their relationship। तो जब हम यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में जो भी सिस्टम है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो प्रोफेशन सेक्शन है, तो इन सब का एक पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से संबंधित है, जिनमें एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम यूनिवर्सिटी सिस्टम कहते हैं। इन द सेम वे ऐसे ही क्या है आपके बायोस्फीयर में क्या है आपका, हम लोग जो रिलेशनशिप जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, अलग अलग इंडिविजुअल पे हैं, उनके जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट से, एक इंडिविजुअल का कैसा रिलेशनशिप है, आपस में दो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कैसा है, तो ये जो हम संबंध पढ़ते हैं यही आपका सिस्टम है, ठीक है, यही आपका सिस्टम है, ठीक। 3 सिस्टम होते हैं मेनली आपके, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकते हैं, क्लोज्ड सिस्टम हो सकते हैं, या फिर ओपन सिस्टम हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के आपके सिस्टम हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं आपके, जो बिल्कुल सेपरेट हो, अलग हो कहीं पे, ठीक है, उससे बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आइलैंड में देखते हैं आप लोग, ठीक, उसका कोई मतलब ही नहीं है बाहर से। तो आइसोलेटेड मतलब ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, इसमें समझिएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। वेयर जो आपका जो एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, जैसे कि मान लो एक आपका ये है, एक सिस्टम है, मान लो इसमें क्या है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनको बाहर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी इनपुट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एनर्जी जो भी है वो बाहर से नहीं आ रही है, ना ही यहाँ की एनर्जी बाहर जा रही है। तो इसी बाउंड्री के अंदर ही सब टेक एंड शेयर हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, सब कोई किसी से एनर्जी ले रहा है, कोई दे रहा है, तो ये सब है आपका। तो ये आइसोलेटेड है जहां पे बाउंड्रीज फिक्स है, ठीक है, जहां पे जो एनर्जी है उसका इनफ्लो या आउटफ्लो देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे क्लोज सिस्टम क्या है, आपका जो बाउंड्रीज है ये फिक्स है, यहाँ पे भी बाउंड्रीज फिक्स है, एंड मास ऑफ मैटर कांट अक्रॉस। इसमें क्या है आपका जो है आपका मैटर है वो आपका बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है,
यहाँ पे क्या है जो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में जब आप बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ये एक सिस्टम है, लेट सपोज क्लोज सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी बाउंड्रीज आपकी फिक्स है, जैसे कि मैंने पिछले में कहा। हाँ, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने पीछे क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में आपके लिए कहा कि बाउंड्रीज क्या है, एनर्जी के लिए जो है जो भी एनर्जी है उसके लिए कोई भी आना जाना नहीं हो पा रहा है। क्लोज सिस्टम में क्या है, यहाँ पे मास भी है, जो मास एंड मैटर है, मतलब कि जो आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, इसके बाहर नहीं जा पा रहा है, एनर्जी भी नहीं जा पा रही है आपकी, और क्या है आपका, और मैटर भी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये एकदम क्लोज सिस्टम है, ठीक है। वहीं ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम में क्या है, आपको इनपुट आउटपुट जो भी एनर्जी है, जो भी मास है, उसका कंटिन्यूअस आउटपुट इनपुट अंदर आना बाहर जाना देखने को मिलेगा। सो यू जस्ट नीड टू नो दिस थ्री नेम्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो आइसोलेटेड अपने में ही बिल्कुल अकेले रहता है, क्लोज सिस्टम में क्या है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक। और वहीं ओपन सिस्टम पे आपको क्या है, सबका आना जाना है, ठीक। आइसोलेटेड मतलब कहीं एक, मान लीजिए जैसे एक्वेरियम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम एक एक्वेरियम है, लेट सपोज, तो उसमें क्या है, आपका सब अंदर ही है उसके, वो तो आप है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, जो क्या है, खाना दे पा रहा है, मतलब बाहर से उसको फूड प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक। ऐसे ही कोई सिस्टम है, जैसे कोई एक लगून है, ठीक है, कोई एक लगून है, वो अपने में ही अंदर सब ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ठीक। तो वो आइसोलेट हो गया बिल्कुल, जैसे चिलिका लेक है, वो आइसोलेट हो गई, अपने में ही सब कर रही है। क्लोज सिस्टम में क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, लेकिन इससे क्या है, आपको फिक्स है, बाउंड्रीज तो फिक्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल का है, मास मैटर का है, कि कुछ क्रॉस देखने को मिल रहा है। तो ये सिस्टम है, ये सब कभी भी कहीं नहीं पूछा गया, आज तक तो नहीं पूछा गया है, ओके। तो ये हमने जानना क्यों जाना, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो बायोस्फीयर है, ये पूछ सकता है जो बायोस्फीयर है ये कैसा सिस्टम है। तो आपका जो बायोस्फीयर है ये आपका ओपन सिस्टम है, ये खुला एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें तीन कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैविक है, जिसमें प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। वहीं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपके फिजिकल एनवायरनमेंट आता है, जैसे कि लैंड है, वाटर है और एयर है, ठीक है। एनर्जी कंपोनेंट है, एनर्जी तो होगी, फ्लो हो रहा है, एनर्जी कहां से आ रही है, तो सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी है आपकी। तो ये बायोस्फीयर जो कि एक ओपन सिस्टम है, उसमें ये तीन कंपोनेंट्स हैं आपके, ये तीन चीजों से सम्मिलित होकर बना है आपका, ठीक है। जैविक है, अजैविक है और ऊर्जा है आपकी, ठीक है, जो एनर्जी है वो है आपका। यहाँ पे अब जो एक दूसरा शब्द आता है वो है इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है, इस शब्द को किसने दिया है, ये दिया है एजी टेंसले, ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं। तो इकोसिस्टम है, इस शब्द को एजी टेंसले ने दिया है इन 1935। इकोसिस्टम क्या होता है आपका, ठीक है। अब पर्टिकुलर कैटेगरी, यहाँ क्या लिखा है, पर्टिकुलर, एक निर्धारित पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड inorganic components in a relatively stable equilibrium, open and of various size and kind। तो क्या है आपका इकोसिस्टम, क्या है आपका, यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि एक ये पर्टिकुलर कैटेगरी का सिस्टम है, ठीक है, एक फिजिकल सिस्टम है जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, इनऑर्गेनिज्म कंपोनेंट भी देखने को मिलते हैं, और ये लगभग इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे होते हैं, मतलब कि बैलेंस्ड सिचुएशन होती है, न किसी की अधिकतम मात्रा में कोई प्रेजेंट है, न कोई बहुत ज्यादा कम में, एक बैलेंस सिचुएशन है, ठीक है। अब मान लो मच्छर ही हो गया, छिपकली है ही नहीं, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक बैलेंस इकोसिस्टम है। इसके इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक आपका बायोम और एक है हैबिटेट। अब ये डिफरेंस समझिएगा क्या है, जो बायोम है आपका, ये पूरे जो प्लांट एनिमल है उनको कंबाइंड शो करता है। वहीं पे हैबिटेट जो होता है वो आपके इन्वायरमेंट को दर्शाता है। मान लीजिए अगर मैं आपकी बात करूं तो जितने मोहल्ले में आपके लोग हैं वो बायोम हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वो बायोम है। वहीं पे जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, कैसा सेटलमेंट है या किस तरीके की स्थितियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो आपका हैबिटेट या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है। ये सिर्फ समझते चलिए, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, प्रॉपर्टीज क्या है आपकी इकोसिस्टम की,
ये क्या है, इकोसिस्टम किसको दर्शाता है? इट इज अ सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। जो भी आपका भौतिक पर्यावरण है और जो भी जीव जंतु है जो जिनमें जान है, जिनमें एक लाइफ है, उन सबको सम्मिलित करके हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट है आपके, बायोटिक है, ए बायोटिक है, ए बायोटिक है, ठीक है, और एनर्जी है। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए बायोटिक मतलब हैबिटेट जहां वो रह रहे हैं, और एनर्जी कैसी ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। ये स्पेशियल डायमेंशन है, मतलब हर एक इकोसिस्टम का एक वेल डिफाइंड एरिया है। अब जैसे एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो उसका वेल डिफाइंड एरिया है ना, तो वो है आपका टेम्पोरल यूनिट, टाइम यूनिट, मतलब कि समय समय के साथ इसमें बदलाव देखने को मिलता है, टेम्पोरल है, ठीक है। तो वो है ओपन सिस्टम है आपका इकोसिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉयन है और सिर्फ आपके डियर है, ऐसा नहीं है। एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई एक ऐसे बहुत ही इजी चीज नहीं है जिसको आप समझ लें, कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इट ऑलवेज टेंड टू बी रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमेशा ये क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे एक स्थायी अवस्था में रहने की सोचता है, लेकिन हमेशा वहां पे रहता है, ठीक है, रहने की सोचता है, रहता है, जब तक उसमें कोई डिस्टर्बेंस, जब तक उसमें कोई एक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। और ये डिस्टर्बेंस मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रही है, और नहीं तो क्लाइमेट भी कर देता है कभी कभी, ठीक है। जो एनर्जी का सोर्स है वो आपकी सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। इट्स अ फंक्शनल यूनिट, इसमें अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट है। ओन प्रोडक्टिविटी, हर एक इस इकोसिस्टम की अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती है, अपना एक उत्पादन होता है, एक स्केल डायमेंशन है, ठीक है। हर एक इकोसिस्टम का एक स्केल फिक्स है, वही जैसे मैंने यहाँ पे बताया स्पेशियल डायमेंशन। तो कुछ ये सब आपके प्रॉपर्टीज हैं इकोसिस्टम के, एक बार रीड करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये थोड़ा सा जान लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहेंगे सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। आपका हर एक इकोसिस्टम का क्या है, अलग अलग विकास होता है, अलग अलग लेवल्स पे डेवलपमेंट होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन इज कॉल्ड सेरे, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो एक सीक्वेंस है, जो एक स्टेप्स फॉलो कर रहा है, उस जो एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है किसी भी एक इकोसिस्टम का, वो फिजिकल चीजें भी हैं, केमिकल कंडीशंस भी हैं, इस सीक्वेंशियल डेवलपमेंट को ही हम लोग सेरे कहते हैं, ठीक है। A series represent the development of a series of sequential succession and culminating into the last succession in a series, ठीक है। तो ये जो आपका सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है, या जो सीक्वेंशियल एक स्टेप बाय स्टेप जो विकास हो रहा है आपका, वही आपका क्या है, सेरे है, ठीक है। एज हाँ, सक्सेशन एंड कल्मिनेटिंग इन द लास्ट सक्सेशन, जो अंतिम चरण पे जब होता है ये अपने, उसको हम लोग क्लाइमेक्स या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी सबसे ज्यादा स्थायी स्टेबल सिचुएशन है इकोसिस्टम की। तो जब वो अपने क्लाइमेक्स में होता है या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स में होता है, मतलब लास्ट स्टेज में होता है सक्सेशन के, तो वही आपकी सबसे स्थायी या स्टेबल है। ओके, ये उसी में है आपका, जो मैंने पीछे बताया ना, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ना, उसी का ये पार्ट है। ओके, फिर नेचुरल रिसोर्स सिस्टम आपके हैं, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट है, कुछ आइसोलेटेड है, मोनेस्टिक अलग से, स्ट्रक्चर एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। सो दीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये याद रखिएगा जो मैंने यहाँ ग्रीन पे लिखा है, इसमें मुझे लगता है जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने किसी कलरफुल कॉलम पे लिखा है, ठीक, या रेड कलर से लिखा है, जैसे आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्या है आपके, जिन्होंने भी क्वाइन किया है, जो जोग्राफर है, उनके नाम मैंने रेड से लिखा होगा, ठीक। तो आप ये चीज को ध्यान दीजिएगा जब पढ़िएगा अपने लिए, तो जो भी रेड से लिखे हैं, ये जो कलरफुल कॉलम पे लिखे हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। देन टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, अब मतलब वो किस जगह पे रह रहे हैं उसके आधार पे भी इकोसिस्टम को विभाजित करते हैं, वही टेरिटोरियल, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, या तो वो अपलैंड में है, मतलब हाईलैंड पे, या फिर माउंटेन इकोसिस्टम। लो लैंड इकोसिस्टम हो सकते हैं, वार्म डेजर्ट पे हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट पे हो सकते हैं। वहीं एक्वेटिक की बात करते हैं तो या तो ये फ्रेश वाटर में होंगे, या तो मैराइन इकोसिस्टम पे होंगे। फ्रेश वाटर में भी आपके या तो ये रिवर इकोसिस्टम होगा, या तो मार्श या बॉग इकोसिस्टम होगा, मतलब जो मार्शी लैंड होता है। ओके, मैराइन इकोसिस्टम में या तो ये ओपन ओशियन पे होंगे, या कोस्टल एस्चुराइन पे होंगे, या कोरल रीफ्स होंगे। तो ये आपके मैराइन इकोसिस्टम है, ठीक। तो ये आपका है एक इकोसिस्टम्स को लेके डिवीजन है। ओके,
फिर यूजेस के आधार पे, स्पेशल स्केल के आधार पे है, ठीक है, मतलब कि कितना लार्ज है। तो आपका कंटिनेंटल इकोसिस्टम और ओशियनिक या मैरीटाइम इकोसिस्टम है। कल्टीवेटेड इकोसिस्टम, नॉन कल्टीवेटेड या नेचुरल। जो प्राकृतिक है वो नेचुरल या नॉन कल्टीवेटेड है, और जो मानव निर्मित है वो कल्टीवेटेड इकोसिस्टम है। ओके, देन फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। सो देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट, पर फिर भी पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, किस तरीके से फंक्शन करता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपको सबको पता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। आपकी जो आपकी एनर्जी है वो एक ही दिशा में प्रवाहित करती है, प्रवाह बहाव होता है उसका। कभी आपने देखा है कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो वापस सन पे जा रही है? नहीं है ना, तो वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो है। द सर्कुलेशन ऑफ मैटर फॉलो साइक्लिक पाथ। जो मैटर सर्कुलेशन है, ठीक है, जो मैटर है वो आपका साइक्लिक पाथ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपके प्लांट ग्रास है मान लीजिए, ठीक। नीचे क्या है? आपका जो सॉइल है, ठीक है। अब ये मान लो ये पत्ती इसकी झड़ गई, ये पौधा झड़ गया, तो ये क्या है? इसने पहले एक एनर्जी ली, किससे ली? आपके सॉइल से ली, यहाँ से रूट्स के थ्रू सॉइल से एनर्जी ली, और फिर ये क्या है? फिर डिके होके तो सॉइल में ही मिल जाएगा ना, तो मिट्टी में ही सबको मिलना है, तो सब मिट्टी से ही चीजें ले रहे हैं और मिट्टी पे ही जाके मिल रहे हैं। तो एक साइक्लिक पाथ देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका एनर्जी पैटर्न है और जो फ्लो है, इट इज गवर्न बाय टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो है उसके दो लॉस पे निर्धारित है। ये सब पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार बताते चलते हैं आपके लिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो कभी भी बनती नहीं है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। मतलब कभी भी एनर्जी ऐसा नहीं कि नई बन रही है या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही, नहीं, वो एक एनर्जी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज होती है, पर उस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना बनती है, ठीक। और जब भी वर्क किया जाता है, कोई कार्य होता है, तो एनर्जी क्या है? डिसिपेट होती है और वर्क होता है। मतलब कि मेहनत करना, मेहनत होता है, एनर्जी लगती है, और फिर ही आपका कोई वर्क हो पाता है। तो तभी आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज होती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, at each trophic level the available potential chemical energy to be transferred to the next higher trophic level decreases। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल लेवल से, मान लीजिए यहाँ से इस एक लेवल 1 से इस पे चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, तो आपकी एनर्जी घटती चली जाएगी, ठीक है। मान लो सूर्य से, अभी हम पढ़ेंगे 10% लॉ को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, आगे भी देखेंगे हम लोग इसके बाद। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। ये ग्रीन बॉक्स लिखा है ना। तो 3 कैटेगरीज में एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। जो एसेंशियल एलिमेंट है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैटर है, आपके मैक्रो एलिमेंट, मैक्रो मतलब अधिक मात्रा में चाहिए, माइक्रो या माइनर एलिमेंट जो थोड़ा कम, और ट्रेस मतलब बहुत ही कम। तो जो आपके ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, OCH, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपके मैक्रो एलिमेंट है, हमको बहुत भरपूर मात्रा में चाहिए। वहीं पे माइनर या माइक्रो एलिमेंट में आपका आता है, अच्छा इसमें सिर्फ 2 ही लिखे हैं, इसमें और भी हैं, 1 मिनट में यहीं पे एडिट कर देता हूँ। वैसे तो मैंने, हाँ 1 मिनट यहीं पे एडिट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक। आपका मैग्नीशियम है, इसमें आपको मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। आपका सल्फर है, ठीक है। आपका नाइट्रोजन है, ओके। देन आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, ओके। फिर इसके बाद आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये आपके कुछ, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये ब्लॉक याद रखना है आपको कि मैक्रो एलिमेंट यू हैव जस्ट 3 है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। माइनर में आपके मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सल्फर, ये आपके क्या है? मैक्रो या माइनर एलिमेंट, माइक्रो या माइनर एलिमेंट। वहीं ट्रेस जो बहुत ही कम
मात्रा में चाहिए, स्मॉल अमाउंट है जिसका आयरन है, जिंक है, मैंगनीज है और कोबाल्ट है। तो ये 4 हैं जो आपके ट्रेस एलिमेंट। ये कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट है या कौन सा माइक्रो है, सो ये यू नीड इट। फिर आपकी बायो जियोकेमिकल साइकिल है। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है, जो एनर्जी फ्लो है, जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रही है, कैसे सॉइल से ले रहे हैं हम लोग, ये सब चीजें हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं या बायोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। फिर एक टर्म है इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, ये पूछते हैं, अभी हमने इकोसिस्टम पीछे पढ़ा था कि किसने दिया है? एजी टेंसले ने। जो इकोलॉजी शब्द है इसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। उनका जो मेन टर्म था वो इकोलॉजी था, पर है उन्हीं का पहला टर्म, ठीक, जो कि है आपका अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। ओके, इसका मतलब है हाउस ड्वेलिंग। ओइकोस मतलब हाउस ड्वेलिंग और लोगोस मतलब स्टडी। तो जो हैबिटेट है जो उसकी स्टडी कर रहे हैं हमको, उसी को कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इन सबको कुछ खास नहीं पढ़ना है। इकोलॉजिकल निश्चय क्या होता है? ये आपका जे ग्रेनल, चार्ल्स एल्टन ने बताया है। The functional role and position of species in an ecosystem। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है? हर एक स्पीशीज का कुछ फंक्शन है, ठीक है, कोई एक रोल है और एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन है। ठीक है, तो उसी को जो है, उसी को क्या है, मतलब एक इकोसिस्टम पे, तो यही जो है इसी को इकोलॉजिकल निशे कहते हैं। जो फंक्शनल रोल और पोजीशन है किसी एक स्पीशीज का एक इकोसिस्टम पे, उसको इकोलॉजिकल निशे कहा जाता है। इको लाइन क्या है? एक दो शब्द हैं आपके, क्या कहते हैं, हाँ, इको लाइन है और आपका एक इको टोन भी पढ़ने को मिलता है। ओके, तो इको लाइन क्या है? ये इट्स अ ब्रॉड ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, मेनली प्लांट कम्युनिटीज। तो जो मिनट रुकेगा, हाँ ठीक है, तो इको लाइन और इको टोन दो, अरे यार, हाँ, इको लाइन और इको टोन दो शब्द हैं आपके। इको लाइन क्या होता है? जैसे यहाँ इसमें लिखा है लाइन, ठीक, अब मान लो यहाँ ये है आपका कंटिनेंट और यहाँ पे पूरा है आपका ये ओशियन, ठीक, तो यहाँ पे क्या है? मैराइन इकोसिस्टम, यहाँ पे क्या है? कंटिनेंटल इकोसिस्टम। तो इसके बीच में ये जो लाइन बन रही है इसी को बोलते हैं इको लाइन। ठीक है, पर इसमें कुछ एनिमल होंगे जो एम्फीबियन टाइप, जो दोनों जोन पे है, एक जोन क्रिएट हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं इको टोन। तो ये इको लाइन और इको टोन में अंतर है। तो इको लाइन एक लाइन है जो दोनों को डिफरेंशिएट, डिफर कर रही है, अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। वहीं पे इको टोन है, वो एक जोन को दर्शाता है जहां पे दोनों प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ इको लाइन एंड इको टोन, ये इंपॉर्टेंट है। इको लाइन, इको टोन और इकोलॉजी टर्म किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। देन डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, ये पूछा नहीं गया पर कहीं पे मैंने ये क्वेश्चन देखा है एक बार, बीएचयू में पता नहीं पर देखा है कहीं पे। ठीक है, डिवीजन ऑफ इकोलॉजी है आपको दो पार्ट में है, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी क्या है आपका? जब हम लोग किसी एक इंडिविजुअल स्पीशी और उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, जब उसको स्टडी करते हैं तो उसको ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। वहीं पे जो सिनिकोलॉजी है, यहाँ पे हम लोग क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी रिलेशन टू देम। इंडिविजुअल स्पीशीज किसी की भी हो सकती है, यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक हम लोग प्लांट का क्या रिलेशन है हैबिटेट से एक इकोसिस्टम पे, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये है आपका सिनिकोलॉजी एंड ऑर्टिकोलॉजी। देन वी हैव द बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। ये थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिएगा। हाँ ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड चैप्टर जो है बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शायद एक मिनट फिर से एक बार यहाँ पे बता देते हैं। एक इकोटोन और इको लाइन वाला, जैसे मैंने बोला है कि लाइन जहां पे लिखा है वो आपकी एक लाइन है, इट रिफर्स टू द ग्रेडियंट चेंज ऑफ अ फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इकोसिस्टम के बीच में जो एक ग्रेडियंट चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक लाइन से दर्शा रहे हैं, वो इको लाइन है। लेकिन देयर इज अ जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम। दो बायोम के बीच में जो जंक्शन है, जो एक एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग इको टोन
नेक्स्ट वी हैव दी बायोस्फीयर एज एन बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है हमारा। ओके, तो उसकी अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपका इकोलॉजिकल प्रोडक्शन है, मतलब इकोलॉजी है, लोग है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो आपका प्रोडक्शन क्या है? तो पहली बात, प्रोडक्शन ये भी जानना जरूरी है। तो कौन कर रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो आपके प्राथमिक प्रोड्यूसर है, जो ठीक है, जो चीजों को बना रहे हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये भी दो तरीके के हैं, एक फोटोट्रॉप्स और एक कीमोट्रॉप। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल। तो फोटोट्रॉप जैसे कि आपकी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से आपका क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अपना फोटोट्रॉप्स। वहीं पे जो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है सभी को पता होगा। सनलाइट आपको चाहिए, ठीक है, आपका वाटर है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स है, आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ये करते हैं। तो ये है आपका सम रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। देन आपके कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये वो जानवर हैं जो कि अपना फूड क्या है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल के थ्रू आपका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कीमोट्रॉप्स होते हैं, जो कि दो तरीके के, जैसे मैंने बताया, दो तरीके के प्रोड्यूसर हैं। ओके, एक फोटोट्रॉप और एक कीमोट्रॉप्स। प्रोडक्टिविटी क्या है? द टोटल एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द ऑटोट्रॉपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी? कि मेरे इस लेक्चर का बजे की प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे पता चलेगा कि एक घंटे पे क्या कहते हैं, जो भी एक घंटे पे कितना चीज, तो है कितनी चीज रियल मैटर प्रोडक्शन, ठीक है। कोने तो बी पर 20 स्टूडेंट पर वो जो को ये आया, ये इस क्लास की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इन द सेम, हेलो, यस सर। आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो, आपकी आ रही है मेरी आवाज? हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। यस सर। अरे स्क्रीन, हेलो, यस सर। सर आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा कट कट के आ रही है। अभी सही आ रही है? यस हाँ सर, अभी तो सही है ये। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या है? आपका जो भी एनर्जी है, ठीक है, जो भी ऑटोट्रॉपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब मान लो कोई एक पेड़ आपने गमले पे लगाया है, पौधा लगाया है, तो उसका जितना भी अमाउंट, मतलब जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, वो स्टोर कर रहा है कहीं पे, एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो वही जो एनर्जी उसने इकट्ठा की है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे, तो मान लो 1 मिनट में उसने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कुछ 1 कैलोरी एनर्जी स्टोर की, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर।
प्राइमरी प्रोडक्शन जो है उसको मेजर किया जाता है दो तरीके से, एक है जीपीपी और एक है एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस कहीं भी लगता है उसका मतलब है टोटल, ठीक है, सब मिला के सम्मिलित करके। एनपीपी मतलब जो रियल में एक्चुअल होता है। तो जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसमें क्या है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉफिक प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो ट्रॉफिक लेवल 1 पे है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जो भी ट्रॉफिक लेवल 1 पे है आपके, मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है बना रहे हैं, ठीक, उसको कहते हैं जीपीपी। लेकिन बना तो रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन भी कर रहे हैं, तो क्या एनर्जी रिलीज भी तो कर रहे हैं। तो ये एनर्जी को भी हम इसमें इंक्लूड करते नहीं, इसीलिए हम एनपीपी निकाल, प्राइमरी प्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर फिक्स्ड और स्टोर्ड, जितनी भी बची है ट्रॉफिक लेवल 1 पे, उसको हम कहते हैं एनपीपी। ये किस चीज को एक्सक्लूड करता है? इट एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देता है, नहीं गिनता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन बाय ऑटोट्रॉफ, जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो लॉस्ट कर देता है कोई एक पौधा जितनी एनर्जी को, उसको हम इस पे इंक्लूड नहीं करते हैं। मान लो टोटल एनर्जी 10 थी और रेस्पिरेशन पे उस टोटल 10 उसने बनाई, ठीक है, 10 कैलोरी, तो ये कितनी, ये क्या हो गई आपकी, ये इसने 3 को तो लॉस कर दिया, -3 करेंगे तो बचेगी 7, तो जो 7 है वो आपकी एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी कैसे निकालते हैं? जीपीपी क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से लिखते हैं? नेट अपॉन ग्रॉस ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे और ईयर। तो जो भी है आपका कितना ग्राम एक यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर पे और कितने दिन पे या कितने घंटे पे, तो ये है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सभी को आवाज आ रही है? सब कुछ हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है बायोमास। बायोमास क्या है ये जान लीजिए। इट रिफर्स टू द क्वांटिटी और वेट ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है, जितना भी लिविंग मैटर है या जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी है, ठीक है, लिविंग मैटर की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं बायोमास। मान लीजिए कि हमारा, ठीक है, हमारा एक आपका वजन मान लीजिए 50 किलो है, ठीक है, 50 किलो जो वजन है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट तो पानी का है, तो आपके शरीर से पूरा पानी निकाल लेते हैं और फिर जितना मटेरियल बचता है, जो ड्राई वेट बचता है, उसी को हम कहते हैं बायोमास, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है जो या जो लिविंग मैटर का जो वेट है, वजन है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एक एरिया पे एक समय पे मेरा आज 50 किलो वेट है, कल शायद 55 हो जाए, 60 हो जाए, तो वो चीज है आपका बायोमास जो ड्राई वेट को दर्शाता है। तो आपके दो बायोमास होते हैं, प्लांट बायोमास एंड एनिमल बायोमास, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप कभी कभी पूछ लेता है, क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप? क्या है? टोटल प्लांट बायोमास द अबव ग्राउंड एंड सरफेस, सब सरफेस, ठीक है। तो जो जमीन के ऊपर आपका प्लांट हिस्सा है, उस पूरे को जो सम्मिलित करके जो हम कहते हैं वो आपका है स्टैंडिंग क्रॉप पार्ट को स्टैंडिंग। यहाँ पे लिख दिया है मैंने कुछ चीजें, देख सकते हैं। जो पूरे विश्व की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी है? 320 ड्राई ग्राम पर मीटर ईयर, ठीक है। वहीं पे कंटिनेंट्स की कितनी है? 69, ओशियंस की 159 है। तो कंटिनेंट की देखिए कितनी ज्यादा है, देखिए कितनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा है वो आपकी फॉरेस्ट की ही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और स्वैम्प एंड मार्शेस एंड एस्चुरीज। ये कभी कभी पूछ लेता है सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, स्वैम्प एंड मार्शेस एंड एस्चुरीज, जिनकी 2000 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर है। वहीं जो एक्सट्रीम डेजर्ट है या जो आइस एरिया है, आइस कवर है, उसका सिर्फ 3 ड्राई ग्राम पर मीटर है। कितना अंतर देखिए, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है आपको। नेक्स्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर। मतलब लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं एंट्रेंस में? तो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई जिसके कारण हम पढ़ नहीं सके, जो आपकी चीजों के मतलब जो आपके प्रोडक्टिविटी को रोकती है, जो आपका एक हिंड्रेंस है, ठीक है, एक कोई रुकावट है आपकी सफलता के पीछे, तो
तो वो क्या है, वही लिमिटिंग फैक्टर है। फैक्टर विच इनहिबिट्स फैक्टर्स विच इनहिबिट्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, जो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को इनहिबिट करता है, रोकता है, एंड इकोलॉजिकल प्रोडक्शन, जैसे कि हॉट डेजर्ट में वाटर एक ड्रॉबैक है, ठीक है। टेम्परेचर और सनलाइट और टेम्परेचर है कि वहां सौर ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, टेम्परेचर नहीं है वहां, एक ड्रॉबैक। ये लिमिटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो एक रीजन में एक्टिविटी में उनके उत्पादन में एक रोकने का काम करते फैक्टर्स। नेक्स्ट कम टू दी ट्रॉफिकेबल फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। जो ट्रॉफ है द लेवल थ्रू विच वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू दी अदर ग्रुप, ये एक ऐसे लेवल है जो एक ग्रुप से और क्योंकि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एनर्जी पहुंच रही है, इन ग्रुप्स को ही हम लोग ट्रॉफिक लेयर में डिवाइड करते हैं। मान लो यहाँ सब पौधे थे, ठीक है, इससे ऊपर मान लो डियर मिला आपको, बफलो मिली, काऊ मिली ट्रॉफिक लेवल में, फिर आपको मिला जैसे आपका है टाइगर है, लेपर्ड है, लॉयर, ये ठीक है, फिर जैसे ह्यूमन है ट्रॉफिक लेवल है। तो ये आपके जो ट्रॉफिक लेवल है मतलब कि जो अलग अलग स्पीशीज जहां से एनर्जी है। फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है हम बताते हैं। फूड चेन सिंपल, ठीक है, वन वे मतलब कि देखने को मिलेगा कि जो भी है ट्रॉफिक लेवल पे, यहाँ पे मानो ग्रास, ठीक है, ग्रास को सिर्फ ग्रास होपर ने खा, ग्रास होपर को ब्लू बर्ड ने खा लिया, बर्ड को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को आउल ने खा लिया, आउल को क्या है, आउल मर गया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है, और डिकम्पोज हो गया वो फिर ग्रास ने उसकी, ठीक है, एक सिंगल जिसपे हर एक लेवल पे एक ही जानवर को दिखाते हैं। तो फूड चेन है जहां दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, कोई भी बहुत उलझा वाला मैटर नहीं। वहीं जब आप फूड वेब देखते हैं, ये फूड चेन प्राइमरी प्रोड्यूसर था फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में गया हार्बीवोरस से, हार्बीवोरस गया बोरस से, फिर कार्निवोर टर्जरी कंज्यूमर, फिर कार्निवोर क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये एक लेवल दूसरे लेवल चला जा रहा है। वहीं जब फूड वेब जब ढेर आती हैं तब फूड वेब बनता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पौधे में के लिए नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है ना, स्नेक को सिर्फ ईगल ही खाएगी है, स्नेक को है बिल्ली काट सकती है। तो ये सारी चीजें जब यही ढेर सारी फूड चेन मिल जाए तो फूड वेब बन जाता है, अब यहाँ पे ग्रास को रैबिट भी खा रहा, सर इस चीज पे, हाँ बोलिए। हाँ, आपकी आवाज ना रुक के रही है। तो क्या हाँ सर, अभी भी आ रही है। लोगों को दिक्कत है से चंदन प्रॉब्लम है अभी भी? नहीं सर, वॉइस आ रही है। सही है, आप सभी लोग को स्क्रीन शो हो रही है, वॉइस आ रही है सर, ऑल गुड। यस सर। सर माइक से प्रॉब्लम है क्या कुछ? माइक से, अच्छा थोड़ा सा क्या वाइब्रेशन या कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ सर, ब्रेक हो रही थोड़ा सा। अच्छा रुकिए, ठीक है। तो ये फूड वेब है जिसमें ढेर सारी फूड चेन को कम हैं लाता है। देखें ये जो मैं 10 कहा था, जो कि रेमंड लिंडमैन ने तो 10% है हर एक ट्रॉपिक लेवल से पास हो रही है वो की, ठीक है, किसकी 10% लेवल की, मतलब मान लो आपकी जो सन से 100% लो बिट है, तो वो सिर्फ इसका कर पाए क्या, तो आवाज नहीं, अब रैबिट क्या
हेलो सर। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, आप लोग क्लास सर, लीव रुक कर रही है दीजिए, हम आवाज। लोग शाम को इसको कंटिन्यू कर दीजिए, हम शाम को इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके